संविधान ये कोई शब्द नहीं, ये दरअसल हिंदुस्तान की आत्मा है। इससे मुल्क बंधा है। आप जानते हैं मुल्क क्या होता है? जरा सोचिए, कितने धर्म, कितनी जाति, कितने संप्रदाय, कितनी सब कॉन्टिनेंट, कितनी भाषाएं, और इन सबको जो एक सूत्र में बांधता है वो दरअसल संविधान है। लेकिन देश को नजरिए से, तंग नजरिए से नहीं समझा जा सकता। और ये हमारे बुजुर्ग बेहतर तरीके से समझते थे कि अगर हिंदुस्तान को एक रखना है तो फिर पुराने कानूनों से, पुराने पुलिस के नियम से काम नहीं चलेगा। उन्होंने एक बेहतरीन किताब का निर्माण किया, वो किताब जो संविधान कहलाई, वो किताब जिसका हर एक शब्द हिंदुस्तान में एक दूसरे के साथ बांधते हुए एक करने का संदेश दे गया। ये आईन ही तो वो आईना है जिससे हम खुद को पहचान सकते हैं और खुद को संवार भी सकते हैं। ये आईना जिसकी आज हम आपको पीछे की जादुई दुनिया की सैर पर लिए चलते हैं। ये कैसे बना, कब बना, तो चलिए चलते हैं वहां जहां कहानी शुरू हुई थी, हमारे संविधान की। शांति निकेतन के प्रसिद्ध चित्रकार श्री नंदलाल बोस की रहनुमाई में कई कलाकारों ने भारत के इतिहास, पुराण और लोक कथाओं की छवियों से इस ग्रंथ को सजाया था और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जैसे खुशखत कातिबों ने इसे अपने कलम से निखारा था। शांति निकेतन के प्रसिद्ध चित्रकार श्री नंदलाल बोस की रहनुमाई में कई कलाकारों ने भारत के इतिहास, पुराण और लोक कथाओं की छवियों से इस ग्रंथ को सजाया था और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जैसे खुशखत कातिबों ने इसे अपने कलम से निखारा था। मगर ये काम मुश्किल होते हुए भी बड़ा आसान था। उस काम के मुकाबले जो इस संविधान की कल्पना कर लिखित रूप देने वालों ने संविधान सभा में पूरे 3 साल लगाकर किया था। मगर वो कल्पना एक किताब ही नहीं थी, वो तसव्वुर था एक नए मुल्क का, एक नए समाज का, एक ऐसी नई संस्कृति का जो इससे पहले इस समाज में कभी नहीं देखी गई थी। 296 चुने हुए लोग, लगभग 3 साल का समय, 12 सत्र और 167 बैठकों के बाद देश को मजबूत करने वाला एक संविधान तैयार हुआ था। इसके बनते ही भारत धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा में बटा हुआ भूभाग नहीं बल्कि एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र बना। संविधान महज एक किताब नहीं है, भारत की आत्मा है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। संविधान वो किताब है जो समाज के आखिरी तबके पर खड़े व्यक्ति को ये अधिकार देता है उसके साथ हर क्षेत्र में समानता का बर्ताव हो। संविधान ऐसा ग्रंथ है जो सरकार, प्रशासन, व्यवस्था के तमाम अंगों को कामकाज की शक्ति प्रदान करता है, उनका दायरा तय करता है। यानी देश कैसे चलेगा, सरकार किस तरह से काम करेगी, व्यवस्था का हर अंग कैसे काम करेगा, ये संविधान से तय होता है। मतलब देश में जो कुछ भी होगा संविधान के मुताबिक होगा। दुनिया में जब से शासन की व्यवस्था है तब से शासन के नियम तय किए जाते हैं। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद और अथर्ववेद में सामान्य लोगों की सभा और वरिष्ठ जनों की समिति के जरिए शासन प्रशासन के काम की व्यवस्था का जिक्र है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, पाणिनि के अष्टाध्यायी के साथ ही ऐतरेय ब्राह्मण, मनुस्मृति जैसे कई ग्रंथों में
शासन की व्यवस्था, उसके अलग अलग अंगों के अधिकार जैसी बातों का ब्यौरा है। अशोक के शिलालेख भी एक तरह से शासन व्यवस्था का बखान करते हैं। स्वतंत्रता सेनानी चाहते थे कि शासन व्यवस्था के लिए संविधान सभा का गठन हो, लेकिन अंग्रेज सरकार इससे सहमत नहीं थी। 1935 में अंग्रेजों ने मांग को शांत करने के लिए अपनी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया। कांग्रेस ने यह कहकर विरोध किया कि इसे भारत के लोगों ने नहीं बनाया। जब भारत की आजादी की संभावनाएं बढ़ने लगी, तब संविधान सभा का गठन किया गया। इस संविधान सभा में पहले 389 चुने हुए सदस्य थे। देश विभाजन के साथ ये सदस्य 296 हो गए। ये सदस्य देश की अलग अलग असेंबली से चुनकर आए थे। ये देश अलग अलग हिस्सों, समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का समूह था, जो कानून और दूसरे पहलुओं की भी जानकारी रखता था। कई सदस्य खुद कानून विशेषज्ञ थे। इसके बाद जो प्रोविंशियल असेंबली थी, उनसे ही प्रतिनिधि चुने गए और संविधान सभा बनी। दिसंबर 1946 में उसकी पहली मीटिंग हुई। सत्ता का हस्तांतरण तब तक नहीं हुआ था, लेकिन संविधान सभा ने दिसंबर 1946 में अपना काम शुरू कर दिया था। सोमवार 9 दिसंबर 1946 को सुबह 11 बजे से संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इस बैठक का मुस्लिम लीग ने ये कहकर बहिष्कार किया कि मुसलमानों के लिए अलग देश का गठन किया जाना चाहिए। The winds of change have swept the old order all over the world, ever since this bloody war has started. And our new Labour government of Britain is of the opinion that the time has come for Indians to decide how they are going to govern themselves. And the purpose of this meeting is to have discussions with all of you. The representatives of British India and the Indian states is to secure a way of framing the constitution of a free India. इस वक्त यहाँ पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी की पेशकश लिए मौजूद हैं। बाकी मसाइल दोयम है जो हम बाद में भी तय कर सकते हैं। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो जमा होगी एक आज़ाद हिंदुस्तान के ख्वाब की ताबीर करने के लिए। My colleagues and I stand here for the independence of the whole of India. Other matters are subsidiary to this and can be discussed and decided in the Constituent Assembly, which will make a blueprint for an India of our dreams. Dreams that may turn into nightmares for the Muslims of this country if we allow the Congress to have its way. That's why it's imperative that we Muslims of India have our own group of states that may decide its own constitution. What are the groupings you have in mind, Mr. Jinnah? All the Muslim majority states like Sindh, Punjab, Balochistan, and Northwest Frontier Province will form the first group. And the states of Assam and Bengal will be in the second group. Mr. Jinnah, if, as you suggest, these groups separate from the body of India, then pray tell us, what is left for the Constituent Assembly to make laws for? The rest of India in the center and the south? And what happens to the princely states? Well, they can have their own constituent assemblies. This is not acceptable to us. We are here to discuss the fate of a united India, not to break India into pieces. And if this is the purpose of this mission,
I'm afraid we have no business being here. In that case, I'll be forced to adjourn the meeting. संविधान सभा की कुल 165 दिन बैठकें हुई। सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बेनिगल नरसिंह राव थे। बीएन राव ने दुनिया के बहुत सारे संविधानों का अध्ययन किया। यूके, आयरलैंड, कनाडा और अमेरिका जाकर वहां के कानून के विद्वानों से विस्तृत चर्चा की। फिर अक्टूबर 1947 में उन्होंने संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया। फिर ये ड्राफ्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी को सौंपा गया। राव की तरफ से तैयार ड्राफ्ट पर विचार करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर की ड्राफ्टिंग कमेटी ने 21 फरवरी 1948 को एक नया ड्राफ्ट संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा। इस ड्राफ्ट पर लोगों से सुझाव मांगे गए। इसके आधार पर ड्राफ्ट में कई बदलाव किए गए। बदला हुआ ड्राफ्ट 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में रखा गया। फिर इस ड्राफ्ट पर बहस शुरू हुई। अगले 1 साल तक संविधान निर्माताओं ने एक प्रावधान पर विस्तार से चर्चा की। क्या रखना है, क्या नहीं, किसमें बदलाव की जरूरत है, सभी बातों पर चर्चा और जरूरी बदलाव करने के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने ड्राफ्ट को स्वीकार कर लिया। बीएन राव ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। डॉक्टर अंबेडकर समेत संविधान सभा के कई और सदस्यों को भी दूसरे देशों की शासन व्यवस्था की अच्छी जानकारी थी। नतीजा रहा, अलग अलग देशों की व्यवस्था के ऐसे हिस्सों को संविधान में जगह देना जो भारत के लिए सही लगे। मसलन राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख और सेना को सर्वोच्च कमांडर बनाना अमेरिका से लिया गया। संसदीय चुनाव, संसद में 2 सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की व्यवस्था, केंद्र को राज्यों से ज्यादा शक्तिशाली बनाने वाला संघीय ढांचा, कनाडा से, और वेस्टमिंस्टर प्रणाली यानी संसद के लिए जवाबदेह मंत्रिमंडल का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। उस दिन की घटनाएं भी कम रोचक नहीं थी। संविधान के जिस कॉपी पर हस्ताक्षर किए गए वे पूरी तरह हाथों से लिखी गई थी। इसे लिखने वाले ने इसके एवज में कोई फीस भी नहीं ली थी। जानिए कैसे इस एक दिन ने 26 जनवरी के विराट उत्सव की तैयारियों का रास्ता तैयार किया। उस दिन जो हुआ उससे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों और कहानियों पर हमारी खास रिपोर्ट। चौबीस जनवरी 1950, 2 साल, 11 महीने और 18 दिन की संविधान निर्माण यात्रा का आखिरी दिन। संविधान बनाने के लिए गठित की गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। संविधान का ड्राफ्ट तैयार होकर 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन की इस प्रक्रिया के बावजूद संविधान को सत्यापित करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी था।
इसके लिए 24 जनवरी 1950 का दिन तय किया गया था। इस बैठक में 3 बड़े काम होने थे। पहला काम राष्ट्रगान तय करना, दूसरा काम पहले राष्ट्रपति का चुनाव, तीसरा काम संविधान पर हस्ताक्षर। 24 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक शुरू हुई तो सबसे पहले काम था भारत का राष्ट्रगान तय करना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उस दिन दिए गए बयान के मुताबिक पहले इस पर विचार किया जा रहा था कि राष्ट्रगान के मुद्दे पर आधिकारिक रूप से एक प्रस्ताव लाया जाए, लेकिन अंततः ये तय किया गया कि राष्ट्रगान पर रिजोल्यूशन लाने के बजाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद असेंबली में एक स्टेटमेंट देंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने असेंबली में जो स्टेटमेंट दिया उसके हिसाब से जनगण मन को राष्ट्रगान बनाया गया और कहा गया कि वंदे मातरम को बराबर का दर्जा और सम्मान दिया जाएगा। इसी के साथ जनगण मन भारत का राष्ट्रगान और वंदे मातरम राष्ट्रगीत बन गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही ये तय किया था कि देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति होगा। देश के पहले राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर बनाए गए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सचिव HVR अयंगर ने सदस्यों को बताया कि राष्ट्रपति पद के लिए सिर्फ एक ही नॉमिनेशन फाइल हुआ है। ये नॉमिनेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। किसी और का नॉमिनेशन ना होने की वजह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से राष्ट्रपति निर्वाचित किए जाने की घोषणा कर दी गई। इस घोषणा का पूरे सदन ने तालियों से स्वागत किया। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बधाई देते हुए सदन को संबोधित किया। तीसरे सदस्य बी दास बधाई संबोधन के लिए आगे बढ़े तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीच में कहा कि इन बधाइयों से वो असहज महसूस कर रहे हैं। सदस्य अपनी बात कम से कम शब्दों में कहें। बी दास के संबोधन के बाद HC मुखर्जी और इमाम हुसैन दोनों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बधाई दी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जिस तरीके से मेरा पिछला 3 साल का कार्यकाल रहा है, मुझे यकीन है कि ये सदन मुझे यह अधिकार जरूर देगा कि इस विषय पर मैं और चर्चा की अनुमति ना दूं। इसके बाद भी VI मुनिस्वामी पिल्लाई माइक पर आ गए और सदन के सामने डॉक्टर प्रसाद को बधाई दी। देश के पहले राष्ट्रपति को उनके निर्वाचन पर सदन में बधाई देने वाले सिर्फ 6 ही सदस्य थे। संविधान के ड्राफ्ट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को ही पारित कर दिया था। उसी समय ये तय हुआ कि इस पर जनवरी 1950 की किसी तारीख को हस्ताक्षर किए जाएंगे। संविधान का ये ड्राफ्ट अंग्रेजी में तय था। ये तय किया गया कि 26 जनवरी 1950 से पहले इसका हिंदी अनुवाद भी कर लिया जाएगा। हस्ताक्षर के लिए 24 जनवरी 1950 की तारीख तय की गई थी। इस दिन संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए थे। एक कॉपी अंग्रेजी में प्रिंटेड थी, बाकी दोनों प्रतियां हैंड रिटन यानी हस्तलिखित थीं। एक अंग्रेजी और दूसरी हिंदी में। हैंड रिटन प्रतियों में खास था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा संविधान लिखने वाले कैलीग्राफी आर्टिस्ट थे। उन्हें इस काम के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चुना था। नेहरू ने जब काम सौंपा तो पूछा कि इसके लिए वो कितनी फीस लेंगे। रायजादा ने तुरंत जवाब दिया, मैं 1 पैसा भी नहीं लूंगा, मगर मेरी एक इच्छा है,
मैं संविधान के हर पन्ने पर अपना नाम लिखूंगा और आखिरी पन्ने पर अपने नाम के साथ अपने दादाजी का भी नाम लिखूंगा। संविधान के हर पन्ने पर तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम नहीं दिखता है, लेकिन आखिरी पन्ने पर उन्हें कैलीग्राफी का क्रेडिट जरूर दिया गया। संविधान की हस्तलिखित कॉपी के हर पेज पर बेहद खूबसूरत बॉर्डर दिखता है। साथ ही हर सेक्शन में मोहनजोदाड़ो के इतिहास से लेकर हिमालय की ऊंचाइयों के अलग अलग इलस्ट्रेशंस भी बनाए गए हैं। ये सारा काम उस वक्त के ख्यात आर्टिस्ट नंदलाल बोस और शांति निकेतन के उनके छात्रों ने किया था। इसमें नंदलाल बोस के 3 बच्चे भी शामिल थे। संविधान के 22 पार्ट हैं और हर एक पार्ट के पहले पन्ने पर एक इलस्ट्रेशन बनाया गया था। पार्ट 1 के पहले पेज पर मोहनजोदाड़ो की सील बनी है, तो वहीं पार्ट 2 के पहले पेज पर वैदिक गुरुकुल का दृश्य बनाया गया था। संविधान की प्रस्तावना के पेज पर सुंदर लिखावट तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की, लेकिन इस पेज को सजाने का क्रेडिट ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा को दिया जाता है। नंदलाल बोस के छात्रों में से एक सिन्हा मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले थे। उन्होंने प्रस्तावना के पेज का डिजाइन तैयार करने से पहले अजंता एलोरा की गुफाओं, सांची, सारनाथ और महाबलीपुरम में जाकर स्मारकों को बारीकी से देखा और समझा। प्रस्तावना के पेज का बॉर्डर बनाने और उसे सजाने के लिए पारंपरिक भारतीय चिन्हों का इस्तेमाल किया। खास बात यह है कि पेज के बॉर्डर में सबसे नीचे दाहिने कोने में उन्होंने अपना संक्षिप्त नाम राम भी लिखा। संविधान की हस्तलिखित प्रतियां संसद भवन की लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी गई हैं। हीलियम गैस से भरे हुए कांच के केस में इन्हें रखा गया है। संविधान के अंतिम 10 पन्नों पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सभी सदस्यों के संविधान के अंतिम 10 पन्नों पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। इन हस्ताक्षरों के किस्से भी कम रोचक नहीं हैं। 24 जनवरी 1950 को जब संविधान पर हस्ताक्षर किए जाने थे, तो तीनों प्रतियों को सदन की टेबल पर रखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, सभी सदस्य बारी बारी से आकर उस पर हस्ताक्षर करते, मगर उन्होंने सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया था। नेहरू के बाद बारी बारी से सदन में मौजूद सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। यहाँ मौजूद सदस्यों में सबसे आखिरी हस्ताक्षर फिरोज गांधी के थे। सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद बतौर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हस्ताक्षर करने थे। क्रम में चेयरमैन के हस्ताक्षर सबसे ऊपर आने चाहिए थे, लेकिन हस्ताक्षर करने के नियत स्थान पर ऊपर जगह नहीं बची थी। ऐसे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस नियत स्थान के ऊपर तिरछे हस्ताक्षर किए। संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर के समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सदन में मौजूद नहीं थे। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कार्यकारी चेयरमैन चुना गया था। 73 साल के डॉक्टर सिन्हा असेंबली के सबसे उम्रदराज सदस्य थे। इसके 3 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को असेंबली का स्थायी चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया था।
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ज्यादा उम्र और खराब स्वास्थ्य के कारण असेंबली की ज्यादातर कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाए थे। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान का ड्राफ्ट पारित किया जाना था तो डॉक्टर सिन्हा बीमार थे, मगर उन्होंने अपना संदेश भिजवाया था जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सदन के सामने पढ़ा था। 24 जनवरी 1950 को जब संविधान पर हस्ताक्षर हो रहे थे तो उनके हस्ताक्षर के लिए जगह छोड़ दी गई थी। बाद में संविधान की ये प्रति पटना में उनके पास ले जाई गई थी, जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए। उस दिन की घटनाएं खूब रोचक थीं। संविधान की जिस कॉपी पर हस्ताक्षर किए गए वो पूरी तरह हाथ से लिखी गई थी। इसे लिखने वाले ने इसके एवज में कोई फीस भी नहीं ली थी। इस एक दिन ने 26 जनवरी के विराट उत्सव की तैयारियों का रास्ता तैयार किया और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही भारत को पूर्ण गणराज्य घोषित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।